एनार्किज्म पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है एनार्किज्म। इस वीडियो में हम एनार्किज्म को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि एनार्किज्म क्या है, एनार्किज्म के मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एनार्किज्म के डिफरेंट टाइप्स क्या है और फाइनली एनार्किज्म का सिग्निफिकेंस क्या है। इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं एनार्किज्म। एनार्किज्म ये शब्द एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है NRK, जिसका मतलब होता है विदाउट रूल, विदाउट अथॉरिटी। तो एनार्किज्म बात करती है एक ऐसे सोसाइटी की, एक ऐसे अवस्था, एक ऐसे कंडीशन की जहाँ किसी भी प्रकार का कोई रूल, कोई अथॉरिटी ना हो। ओके, ये एनार्किज्म का एक सिंपल डेफिनेशन है। एनार्किज्म के इस सिंपल डेफिनेशन से आगे बढ़ने से पहले एनार्किज्म से जुड़े कुछ मिसकंसेप्शंस है जिन्हें हमें दूर करना होगा। देखिए, कभी कभी एनार्किज्म शब्द को केओस और डिसऑर्डर के साथ जोड़ दिया जाता है। ओके, एनार्किज्म को मॉरल या पॉलिटिकल डिसऑर्डर का सिनोनिम माना जाता है, लेकिन ये गलत है। बाय डेफिनेशन एनार्किज्म का मतलब है विदाउट रूल, विदाउट अथॉरिटी। एनार्किज्म एक ऐसे सोसाइटी को डिनोट करता है जहाँ कोई अथॉरिटी ना हो, कोई रूलर ना हो, कोई लीडर ना हो। एनार्किज्म के डेफिनेशन में कहीं भी केओस या डिसऑर्डर का जिक्र नहीं किया गया है। ये अलग बात है कि कुछ एनार्किस्ट अपने गोल को अचीव करने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हैं, जिससे समाज में डिसऑर्डर क्रिएट होता है, लेकिन बाय डेफिनेशन एनार्किज्म का संबंध केओस या डिसऑर्डर से नहीं है। एनार्किज्म से मिलता जुलता एक और वर्ड है एसेफेलस। एसेफेलस का मतलब होता है हेडलेस। और अगर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इस शब्द को यूज़ करें, इस शब्द को यूज़ किया जाए, तो इसका मतलब होगा एक सोसाइटी जिसका कोई हेड ना हो, मतलब कोई रूलर या किंग या किसी प्रकार का कोई अथॉरिटी ना हो। ओके, ये कुछ बातें हैं एनार्किज्म से जुड़ी। पॉलिटिकल फिलोसफी में एनार्किज्म की बिगिनिंग कहाँ से होती है, अभी इसे देखते हैं। देखिए, विलियम गॉडविन वो पहले पॉलिटिकल थियरिस्ट थे जिन्होंने स्टेटलेस सोसाइटी की बात की थी। विलियम गॉडविन ने एनार्किज्म या एनार्किस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन कार्ल मार्क्स से भी पहले 1793 की अपनी किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में विलियम गॉडविन ने स्टेटलेस या एक रूलरलेस, अथॉरिटीलेस समाज की कल्पना की थी। ओके, एनार्किस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले पियरी जोसेफ प्रूदो के द्वारा किया गया। प्रूदो ही वो पहले पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एनार्किस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एनार्किज्म से जुड़ी। अब हम एनार्किज्म को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनार्किज्म के कोर में जो आइडिया है वो क्या है। एनार्किज्म कहता है कि अ सोसाइटी कैन बी एंड शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट द कर्सिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। एनार्किज्म के अकॉर्डिंग हम समाज को बिना स्टेट के, बिना गवर्नमेंट के भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक सोसाइटी जहाँ कोई कर्सिव अथॉरिटी ना हो, वो सोसाइटी बेस्ट होगा। कर्सिव अथॉरिटी का मतलब क्या है? एक ऐसा अथॉरिटी जो अपने कमांड को इशू करता हो, जिसके एक अथॉरिटी जिसके द्वारा कमांड इशू किया जाता हो और अपने कमांड को, अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अथॉरिटी फोर्स का इस्तेमाल करता हो, बल का प्रयोग करता हो, कर्षण का प्रयोग करता हो। ओके, कर्षण वर्ड से ही कर्सिव वर्ड डिराइव होता है। ओके, तो ऐसे अथॉरिटी को हम कर्सिव अथॉरिटी कहते हैं। गवर्नमेंट या स्टेट का अथॉरिटी जो है वो कर्सिव अथॉरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एनार्किज्म बेसिकली स्टेट और स्टेट के कर्सिव अथॉरिटी के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एनार्किस्ट स्टेट और स्टेट के अथॉरिटी को अपोज क्यों करते हैं। देखिए, एनार्किज्म का मानना है, एनार्किस्ट थिंकर्स का मानना है कि स्टेट और स्टेट की अथॉरिटी ह्यूमन बीइंग के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है, हमारे लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करती है। और सारे एनार्किस्ट का एक ही गोल है, और वो गोल क्या है? ह्यूमन बीइंग के फ्रीडम को मैक्सिमाइज करना, मनुष्यों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता, आज़ादी देना। ह्यूमन बीइंग को मैक्सिमाइज करने के इस गोल के पीछे अभी हमने देखा कि सारे एनार्किस्ट का एक ही गोल होता है, ह्यूमन बीइंग के फ्रीडम को मैक्सिमाइज करना। तो ह्यूमन बीइंग के इस फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने के पीछे एनार्किस्ट का एक एजम्पशन काम करता है, और वो एजम्पशन क्या है? एनार्किस्ट मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग बाय नेचर पीसफुल होते हैं, पीस लविंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं।
ओके उन्हें किसी भी तरह के एक्सटर्नल अथॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे खुद अपने एक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं। वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। ह्यूमन बींग्स बाय नेचर सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं और इसलिए उन्हें किसी भी तरह के कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी है तो वो एक्सटर्नल अथॉरिटी क्या करेगा? ह्यूमन बींग के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उनके उनके लिबर्टी को वायोलेट करेगा, बस यही। ये बेसिक असम्पशन है एनार्किज्म का। देखिए इस असम्पशन के ऑपोजिट वेस्टर्न फिलॉसफी के मैक्सिमम आइडियोलॉजी और फिलॉसफी का असम्पशन क्या होता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी और आइडियोलॉजी का ये असम्पशन होता है, इस असम्पशन के अपोजिट, कि ह्यूमन बीइंग बाय नेचर सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं, इसलिए वे कॉपरेट नहीं कर सकते, आपस में वो कॉपरेट नहीं कर सकते। तो इन सेल्फिश इंडिविजुअल्स के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही हमें स्टेट और स्टेट के अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो ये असम्पशन है। एनार्किज्म के अलावा बाकी जितने भी फ़िलासफ़ीज़ हैं उन फ़िलासफ़ी का ये असम्पशन है। और एनार्किज्म का असम्पशन ये है कि ह्यूमन बीइंग बाय नेचर पीस लविंग कोऑपरेटिव होते हैं और अपने लाइफ को वो खुद रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए स्टेट और स्टेट के अथॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमें एक और बात समझना है, हमें समझना है कि क्या एनार्किज्म हर तरह के अथॉरिटी के अगेंस्ट है? क्योंकि हमने देखा कि एनार्किज्म स्टेट और स्टेट के कर्सिव अथॉरिटी को अपोज करता है, लेकिन सोसाइटी में और भी कई तरह के अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हैं जो कि अपने कमांड, अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करती हैं, एक तरह की कर्सिव अथॉरिटी होती हैं। तो क्या एनार्किज्म हर तरह के अथॉरिटी के अगेंस्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, नो। एनार्किज्म हर तरह के अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है, खासकर वे अथॉरिटी जो एक्सपर्ट्स की अथॉरिटी हों, खासकर अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट, जैसे साइंटिस्ट या डॉक्टर एक एक्सपर्ट होता है, ओके और उसकी एक्सपर्टीज़ ही उसे पावर देती है, अथॉरिटी देती है कि वो अपने पेशेंट के लाइफ को रेगुलेट कर सके। आपको दवाई पसंद नहीं है क्योंकि दवाई आपको कड़वी है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी आपको दवाई खानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर का अथॉरिटी काम कर रहा है, डॉक्टर ने आपको कमांड दिया है, ऑर्डर दिया है कि नहीं आपको दवाई लेनी है। तो ये भी एक तरह का अथॉरिटी, एक कर्सिव अथॉरिटी है। लेकिन एनार्किस्ट जो है वो हर तरह के अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है। डॉक्टर का अथॉरिटी उसके एक्सपर्टीज़ पर बेस्ड है। एनार्किस्ट इस तरह के अथॉरिटी के नहीं है, वो एक्सपर्ट के अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है। ओके एनार्किस्ट उन अथॉरिटी के अगेंस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जिसे आपको समझना है। एनार्किस्ट सिर्फ उन अथॉरिटी के अगेंस्ट है जिसे बिना किसी एक्सपर्टीज़ के क्लेम किया जाता हो। एनार्किस्ट आर अगेंस्ट अथॉरिटी assumed by individual without any special claim to it। एनार्किस्ट उन अथॉरिटी के अगेंस्ट है जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने और रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक डॉक्टर का अथॉरिटी आपके ऊपर तब तक है जब तक आप बीमार हो, जैसे ही आप ठीक हो गए डॉक्टर की अथॉरिटी खत्म। लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ ह्यूमन बीइंग के लाइफ को परमानेंटली रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एनार्किस्ट इस तरह के ऑल एम्ब्रेसिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं। ओके इस तरह के ऑल एम्ब्रेसिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एनार्किस्ट उन अथॉरिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है जो अथॉरिटीज़ अपने कमांड को फोर्सफुली इन्फोर्स करती है। स्टेट के अथॉरिटी में ये सारे फीचर्स हैं। स्टेट की अथॉरिटी किसी एक्सपर्टीज़ पर बेस्ड नहीं होती। एनार्किस्ट कहते हैं कि एक डॉक्टर की तरह स्टेट का कोई स्पेशल क्लेम नहीं होता हमारे लाइफ को रूल करने के लिए। ओके अगर स्टेट ये कहकर अथॉरिटी एज्यूम करता है कि स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करके रखना है, तो ये कहना भी गलत है, क्योंकि एनार्किज्म के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स ऑलरेडी अपने लाइफ को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, खुद रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्टेट का कोई ज़रूरत ही नहीं है अथॉरिटी को एज्यूम करने का, ये कहते हुए कि स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करके रखना है। ओके इसके अलावा स्टेट इंडिविजुअल के लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने की कोशिश करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टेट के पास ये एबिलिटी है, ये पावर है कि वो अपने कमांड को
अपने डायरेक्शंस को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर सके, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, बल के प्रयोग से अपने कमांड और अपने डायरेक्शंस को वो इम्पोज कर सके। इसलिए एनार्किस्ट स्टेट और स्टेट के अथॉरिटी को एबॉलिश, खत्म करने की बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी एनार्किस्ट में एक बात कॉमन है, सभी एनार्किस्ट स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, स्टेट के अथॉरिटी के अगेंस्ट होते हैं और एक स्टेटलेस सोसाइटी की डिमांड करते हैं। एनार्किस्ट आपस में डिफर कहाँ करते हैं? ऐसा नहीं है कि हर एनार्किस्ट का आर्गुमेंट जो है वो सेम होता है, नहीं, एक कॉमन पॉइंट है हर एनार्किस्ट का, और वो कॉमन पॉइंट क्या है कि हर एनार्किस्ट स्टेट और स्टेट के अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है, एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। लेकिन एनार्किस्ट डिफर कहाँ करते हैं? एनार्किस्ट डिफर करते हैं इस बात को लेकर कि एक स्टेटलेस सोसाइटी का इकोनॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा। सभी एनार्किस्ट मानते हैं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट करना है, लेकिन इस स्टेटलेस सोसाइटी को हम इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? एनार्किस्ट स्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन इकोनॉमी के अगेंस्ट वो हो नहीं सकते, मार्केट के अगेंस्ट वो हो नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी तो नेचुरल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो करनी होगी। तो एनार्किस्ट यहाँ पर डिफर करते हैं, एनार्किस्ट डिफर करते हैं इस बात को लेकर कि एक स्टेटलेस सोसाइटी का इकोनॉमिक अरेंजमेंट कैसा होगा। सभी स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं, लेकिन इस स्टेटलेस सोसाइटी के इकोनॉमी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस पॉइंट पर अलग अलग एनार्किस्ट के अलग अलग व्यू हैं, और इसी पॉइंट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनार्किज्म देखने को मिलता है। ओके, एक स्टेटलेस सोसाइटी का इकोनॉमिक अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? एनार्किज्म के अंतर्गत इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दो एक्सट्रीम व्यू अपनाए जाते हैं, एक व्यू के अंतर्गत एनार्किज्म को लिबरलिज्म से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एम्फेसिस एब्सोल्यूट इंडिविजुअल लिबर्टी पर होता है। इस व्यू को अपनाने वाले एनार्किस्ट का कहना है कि इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट लिबर्टी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के लिबर्टी में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ एब्सोल्यूट लिबर्टी का मतलब है एब्सोल्यूट इकोनॉमिक लिबर्टी। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए इंडिविजुअल के पास कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। इस तरह के एनार्किक आइडिया को जब हम लिबरलिज्म के साथ जोड़ते हैं, जब इस तरह के एनार्किज्म को लिबरलिज्म के साथ जोड़ा जाता है, तो रिजल्ट होता है लिबर्टेरियनिज्म का। ओके, लिबर्टेरियनिज्म लिबरलिज्म का ही एक वेरिएंट है, एक टाइप है, जो कि एनार्किज्म के बहुत नज़दीक है। ओके, तो एनार्किक आइडिया को जब हम लिबरलिज्म से जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट होगा लिबर्टेरियनिज्म। इस व्यू को अपहोल्ड करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एनार्किक थिंकर हैं, जैसे मैक्स स्टर्नर, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, बेंजामिन टकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो इस तरह के व्यू को अपनाते हैं। ओके, एनार्किज्म के अंतर्गत जो दूसरा एक्सट्रीम व्यू है, इसके अकॉर्डिंग एक स्टेटलेस सोसाइटी में सारे प्रॉपर्टी का कंप्लीट कॉमन ओनरशिप होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस व्यू के अंतर्गत एनार्किज्म को सोशलिज्म के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब हम एनार्किज्म को सोशलिज्म के साथ जोड़ते हैं, जब हम एक स्टेटलेस सोसाइटी में प्रॉपर्टी के कॉमन ओनरशिप की बात करते हैं, तब रिजल्ट कम्युनिज्म होगा। ओके, तो एक एंड एनार्किज्म का लिबर्टेरियनिज्म की तरफ जाता है, तो दूसरा एंड कम्युनिज्म की तरफ जाता है। एक एंड हम इंडिविजुअल लिबर्टी को फोकस करते हैं, हम कहते हैं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी में इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमें कॉमन ओनरशिप करना है, उन सारी प्रॉपर्टी का कॉमन ओनरशिप होना चाहिए। एनार्किज्म के अंतर्गत इस कम्युनिस्ट व्यू को अपनाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे प्रूदों, मिखाइल बाकुनिन, पीटर क्रोपोटकिन। ये सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो इस व्यू को अपनाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है, ये डिफरेंट टाइप्स है एनार्किज्म के। अब हम देखते हैं कि एनार्किज्म के का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, एक आइडियोलॉजी की तरह तो एनार्किज्म अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि एनार्किज्म बात करता है एक स्टेटलेस सोसाइटी की। ये एक अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी लगता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में स्टेटलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर कॉमन एक्सपीरियंस की भी अगर हम बात करें, तो हर एडवांस्ड सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि स्टेट और अधिक पावरफुल होता नज़र आता है हमें। ओके, ऐसा एक भी एडवांस सोसाइटी नहीं है जहाँ पर हम स्टेटलेस सोसाइटी को ऑब्जर्व करें। जिधर भी आप देखें तो आपको दिखेगा स्टेट एग्जिस्ट करता है, और स्टेट का पावर घटने के बजाय और इंक्रीज कर रहा है। तो एनार्किज्म के इस एस्पेक्ट को
अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना इम्पॉसिबल लगता है। एक स्टेटलेस सोसाइटी को क्रिएट करना इम्पॉसिबल लगता है, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, कोल्ड वॉर के एंड के बाद, जब सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फेल होने के बाद स्टेट के पावर और स्टेट के फंक्शन में आप देखेंगे पूरी दुनिया में काफ़ी इजाफा होता है। ओके, स्टेट के बढ़ते पावर और बढ़ते इन्फ्लुएंस के इस एरा में, इस युग में स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में बात करना अनरियलिस्टिक लगता है। ओके, तो एज एन आइडियोलॉजी जो कि स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता हो, एनार्किज्म एक अनरियलिस्टिक थ्योरी है, एक अनरियलिस्टिक व्यू है। ओके, लेकिन एनार्किज्म का एक और पहलू है। एनार्किस्ट प्रिंसिपल भले ही हमें अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन एनार्किज्म ने कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कई पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस किया है। कई पॉलिटिकल ट्रेडिशन, कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए एनार्किज्म एक सोर्स ऑफ क्रिटिकल आइडिया के रूप में काम करता है। ओके, एनार्किज्म एक सोर्स ऑफ क्रिटिकल आइडिया के रूप में काम करता है कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, कई पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के लिए। जैसे कई सोशल ट्रेडिशंस में एनार्किज्म के क्रिटिकल आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एनार्किज्म का आप देख सकते हैं फेमिनिज्म में। फेमिनिज्म के ग्रोथ में एनार्किज्म ने एक बड़ा योगदान दिया है। देखिए, एनार्किज्म कहता है कि ह्यूमन रिलेशन हर तरह के कर्षण, हर तरह के अथॉरिटी से फ्री होना चाहिए। मतलब दो इंडिविजुअल के बीच रिलेशन पावर या अथॉरिटी पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये एनार्किज्म का आर्ग्यूमेंट है। और जब हम इस आर्ग्यूमेंट को मेल और फीमेल के रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं तो वहाँ से फेमिनिज्म निकल कर आएगा। जैसे ईमा गोल्डमैन जैसे फेमिनिस्ट इस आइडिया को बोरो करते हुए कहती हैं कि इसे फेमिनिज्म में अप्लाई करते हुए कहती हैं कि मेल और फीमेल के बीच का रिलेशन भी पावर पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ओके, पावर पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, कर्षण पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये आइडियाज़ एनार्किज्म से ही बोरो किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में जिस तरह के भी पावर रिलेशंस हैं, जहाँ पर भी डोमिनेशन है, हायरार्की है, उन डोमिनेंस को, उन पावर रिलेशन को रेजिस्ट करने के लिए एनार्किस्ट आइडिया को यूज़ किया जाता है। ओके, तो इस तरह एनार्किज्म एक आइडियोलॉजी के रूप में तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हाँ, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में सिग्निफिकेंट है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, एक क्रिटिकल आइडियाज़ का ये सोर्स के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एनार्किज्म को समझने की कोशिश की, एनार्किज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको एनार्किज्म समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।